इसके नेक्स्ट क्लास से जो मंडे से होगा ना, इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है। बाकी इधर फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत सारा हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है। चलो, इसमें मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ट्राइब्स है, और फिर कुछ लैंग्वेज के ऊपर ऐसा क्वेश्चन रहेगा आज का। तो बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा ऐसा है नहीं कि कॉन्सेप्ट कुछ है बताने, एक दो क्वेश्चन है वहां पे थोड़ा बहुत है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द ट्रांस साइबेरियन रेल रूट? क्या होगा? ऐसा तो बिल्कुल रटने वाला है, इसमें क्या आंसर करोगे? अच्छा, ये बताओ, ट्रांस साइबेरियन रेल रूट है कहाँ पे? रसिया में है ना? ये जो है सो रसिया में है, और ईस्टर्न रसिया को वेस्टर्न रसिया से है सो कनेक्ट करता है, ठीक है। इसका टोटल लेंथ कितना है? 9289 किलोमीटर, ठीक है। और रसिया का जो है मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक जो है कनेक्ट करेगा ये, मॉस्को टू व्लादिवोस्तोक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट लोकेटेड, तो ये अब इसमें क्या आंसर कर पाओगे? ये तो बहुत ही बेतुका सवाल है, लेकिन फिर भी इसका आंसर सी है, सोची। हालांकि सोची भी है सो रसिया में ही है ना, ऐसा नहीं कि किसी और जगह है, रसियन सिटी है ये। द करेक्ट सीक्वेंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ रेलवे लेंथ। रेलवे लेंथ में जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में बताओ क्या होगा? इंडिया यूएसए है, कनाडा जर्मनी यूएसए, कनाडा जर्मनी यूएसए, क्या होगा इसका? तो सबसे जो बिगेस्ट है बेसिकली यूएसए में है ना? यूएसए, फिर कनाडा, फिर इंडिया, देन योर जर्मनी। तो सी इसका सो राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेल रूट टनल सेकन इज इन, हाँ जापान है, नाम से भी वैसा ही लग रहा है, जापान इसका राइट आंसर है। Which country has the world's longest network of bullet train? किस देश में दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन नेटवर्क है? जापान? चीन होगा, चीन, चाइना में, चीन इसका राइट आंसर है, चाइना में। हालांकि इंडिया में जो बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है वो किस कंट्री के साथ कोलैबोरेशन में बन रहा है? जापान के साथ, जापान उसको फंड कर रहा है बेसिकली। द कैनेडियन पैसिफिक रेलवे रन्स बिटवीन, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे कौन से दो टाउन के बीच में चलता है? तो मॉन्ट्रियल एंड वैनकूवर इसका आंसर होगा, मॉन्ट्रियल एंड वैनकूवर। The longest rock tunnel of the world is located in, इसका कुछ डेफिनेट आंसर मिल नहीं रहा, किसी को मालूम है क्या? क्वेश्चन देखे हो पहले? एक तो एल्प्स में दिख रहा था जो लॉन्गेस्ट जो रेल टनल है वो सब है 58 किलोमीटर उसका टोटल लेंथ है, बट ये रॉक टनल ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट जो है ये किसी ऐसे कंट्रीज में कोई क्वेश्चन का आंसर ऐसा मिल ही नहीं रहा था। इसको एक बार चेक करना अगर मिले तो, ठीक है। यूरो टनल फॉर द फास्ट रनिंग ट्रेन जॉइंस विच टू कंट्रीज? यूरो टनल, यूरो टनल जो है कौन से दो देश को ऐसे जोड़ रहा है? हॉलैंड इंग्लैंड है, इंग्लैंड फ्रांस है, बेल्जियम हॉलैंड है, फ्रांस लग्जमबर्ग है, क्या होगा? इंग्लैंड और फ्रांस इसका राइट आंसर है, इंग्लैंड और फ्रांस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सीपोर्ट सिटी? क्या होगा इसका? न्यूयॉर्क? नहीं नहीं, कैनबेरा। कैनबेरा कहाँ है? कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया है ना। कुछ लोग सिडनी कई बार बोल देते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबेरा है। Which of the following is the busiest port of Japan? Yokohama, Hiroshima, Kitachi,
हिताची कागोशिमा क्या है? योकोहामा ही होगा। योकोहामा। अलेक्जेंड्रिया इज ए पोर्ट इन विच कंट्री? ये तो ठीक है, इजिप्ट होगा, मिस्र। द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट सी पोर्ट बाई कार्गो टनेज इज? नहीं, शंघाई है। शंघाई कहाँ पे? चाइना में। मतलब चाइना का मेन जो एक्सपोर्ट है बेसिकली शंघाई पोर्ट से ही होता है, कंटेनर्स के थ्रू। Which one of the following pairs is not correctly matched? रॉटरडैम, इगार्का, मोंटेविडियो, जकार्ता। क्या होगा? इगार्ता, इगार्का या फिर रॉटरडैम? रॉटरडैम कहाँ है? नीदरलैंड। सही है, पहला तो ऑप्शन सही है। मोंटेविडियो उरुग्वे सही है, और जकार्ता इंडोनेशिया में तो है ही। यही इसका है, सो राइट आंसर है। ये इनकरेक्ट है बेसिकली। इगार्का है रसिया में। रसिया। देखो आज के क्लास में कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं है, बस इसी तरह का सवाल सब है, बेतुका क्वेश्चन इसको कहते हैं, है ना। एग्जाम में क्या पूछ देगा अगर ऐसा, हालांकि बीपीएससी यूपीएससी में नहीं आता है ये सब, आता है जो वन डे एग्जाम जो होता है उसमें ऐसा कुछ सवाल आता है, लेकिन आपको सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन नहीं है। या तो कोई इंपॉर्टेंट कुछ सिटी या कुछ पोर्ट अगर हाल फिलहाल न्यूज में रहा हो, है ना, वैसा कुछ है तो पूछ देगा। बाकी ये सब नहीं कि कौन सा पोर्ट मैक्सिमम कार्गो हैंडल करता है तो कहाँ है, ये सब नहीं आता है। फिर भी देख लो एक रफ आइडिया। इन विच कंट्री द पोर्ट ग्वादर इज लोकेटेड? ग्वादर पोर्ट कहाँ है? पाकिस्तान में है। और ग्वादर पोर्ट जो है, हालांकि आपको हमेशा न्यूज में रहेगा, किसके कोलेब्रेशन से जो है बनाया गया है? चाइना यहाँ पे बनाया। पाकिस्तान में जो है सो चाइना ने ग्वादर पोर्ट बनाया है। कहाँ पे? गल्फ ऑफ ओमान के पास में, है ना, बिल्कुल। और इंडिया जो है सो उसी के जस्ट बगल में ईरान में एक पोर्ट बनाया है। क्या नाम है? चाबहार पोर्ट है ना, चाबहार पोर्ट। तो ये दोनों पोर्ट है सो फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछ देता है। चाबहार पोर्ट जो है ईरान में है, और इंडिया ने इसको ऐसा डेवलप किया है। तो इंडिया और चाइना का बेसिकली आप देखिए तो कंपटीशन है इन द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स। तो इंडिया ने ईरान में डेवलप किया है, चाइना ने पाकिस्तान में डेवलप किया है, और उसका नाम है ग्वादर पोर्ट, जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के पार्ट में आता है ना। इंडिया है सो सीपीईसी को क्यों नहीं ज्वाइन किया है, क्या रीजन है? ये सही बोल रहे हो, इंडिया के सोवरेनिटी का इशू है, इस वजह से। Which one of the following has the largest harbor in the world? रोटरडैम होगा इसका आंसर, रोटरडैम। रोटरडैम होगा। Which one of the following is now the second biggest port in the world? हालांकि अब जो है बिगेस्ट यही हो गया, शंघाई है ना, शंघाई है। शंघाई पहले सेकंड पे था, बट अब बिगेस्ट हो गया ये शंघाई। रोटरडैम जो है ये पहले वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट बेसिकली था, बट शंघाई जो है उसको ओवरटेक कर गया। चलो क्वेश्चन नंबर 16। With reference to Rhine River in Europe, which of the following statements are correct? Rhine River is an important pathway for industrial activity in northern Germany, and the port of Rotterdam is located at the mouth of Rhine River. बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? बोथ या फिर वन ओनली? क्या होगा इसका? सी करेक्ट है, दोनों सही है। ये जो राइन रिवर है
राइन रिवर जो बेसिकली इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है, किसी को मालूम है? इन विच कंट्री इट ओरिजिनेट्स राइन रिवर? यूरोप का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो है रिवर है राइन रिवर। इसका ओरिजिन कहाँ पे है? जर्मनी में। जर्मनी के थ्रू फ्लो करता है बट ओरिजिन वहां नहीं। इसका जो है सो एल्प्स में, स्विट्जरलैंड, स्विस एल्प्स में इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, तो लिख लो एल्प्स, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो एल्प्स स्विट्जरलैंड से है, सो राइन रिवर ओरिजिन करेगा। ओरिजिन पॉइंट ऑफ राइन रिवर, ओरिजिन पॉइंट ऑफ राइन रिवर। राइन रिवर का जो फ्लो है, जो वो कौन से सी में जाकर के है सो मीट करेगा? मेडिटेरियन सी है, बाल्टिक सी है, नॉर्थ सी है, कौन सा सी होगा? बताओ। सी वाला क्लास जब बताए थे तो सारा मैप से बताए थे कौन सा सी कहाँ है। तो राइन रिवर जो है जिसका एल्प स्विट्जरलैंड से ओरिजिन हो रहा है, ये कौन से सी में जाकर मीट करेगा? सवाल ये है। नॉर्थ सी। बाकी लोग नॉर्थ सी है। ठीक है, तो अगर राइन रिवर का कुछ इस तरीके से देखोगे, सपोज दिस इज योर, है ना, यूरोप, ऐसे कुछ है, यूरोप है ना, यहाँ पे स्विट्जरलैंड का एल्प से ओरिजिन करेगा और इस तरीके से जर्मनी होते हुए और फाइनली नीदरलैंड्स में जाकर के यहाँ पे जो नॉर्थ सी का जो रीजन है वहां पे मीट करता है ना, राइन रिवर। राइन स्विट्जरलैंड से नेक्स्ट जो है जर्मनी में एंटर करेगा। कुछ जर्मनी और फ्रांस का जो कुछ बाउंड्री है वहां पे भी मतलब कॉमन बाउंड्री बनाता है ना, ऐसे करके। और बेसिकली मोस्ट पार्ट इसका जर्मनी में है और फिर लास्ट में इधर है सो नीदरलैंड्स के पास में चला जाएगा। तो वहीं पे आपका जो पोर्ट ऑफ रोटरडैम है। ठीक है, और जो राइन रिवर है इसमें कई सारे जो है ट्रिब्यूटरीज जो है और इसका डिस्ट्रीब्यूटरीज ब्रेडेड चैनल्स बना हुआ है। तो हालांकि अगर एग्जैक्ट पूछा जाए कि रोटरडैम का एग्जैक्ट जो है सो राइन रिवर के बैंक पे, तो नहीं, इसका कुछ ट्रिब्यूटरीज है वहां पे उसके बैंक पे। बट हाँ, वो सब राइन रिवर का ही एक पार्ट माना जाता है, इस वजह से इन जनरल स्टेटमेंट से सही माना जाता है। ठीक है, जर्मनी इसका, हाँ, तो मेन जर्मनी का सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है सो यही है, मतलब जो रिवर है सो यही। क्वेश्चन नंबर 17। Between India and East Asia, the navigation time and distance can be greatly reduced by which of the following? Deepening the Malacca Straits between Malaysia and Indonesia, opening a new canal across the Kara Isthmus between the Gulf of Siam and Andaman Sea. क्या होगा इसका राइट आंसर? बोथ 1 and 2। अच्छा, बताओ बाकी लोग। ओनली 2? ओनली 2 या फिर बोथ? पहला क्यों गलत होगा? पास हो रहा है तो नहीं, वो ऑलरेडी उतना डीप है, उसको वाइड करने की जरूरत है, चौड़ा करने की जरूरत है, तो इस वजह से स्टेटमेंट है सो गलत हो जाएगा। वाइडनिंग अगर रहता तो सही हो जाता। ठीक है, अगर ये वाइडनिंग करने का रहता, वाइड करना होता तो सही होता, बट ये डीपनिंग में ऑलरेडी उतना डेप्थ है कि वहां से आपको जो है बड़े बड़े शिप जो है क्रॉस करते हैं वहां। ठीक है, इस वजह से पहला गलत है और ये सही है ना, ये सही है। गल्फ ऑफ सियाम बेसिकली क्या है? जो गल्फ ऑफ थाईलैंड है ना, उसी को बोलते हैं। ठीक है, अगर इसका एक मैप पे दिखाओ तो, एक मिनट रुको, इसमें वर्ल्ड मैप होगा। देख, ये है ना, ये कुछ दिखा?
देखो सवाल क्या बोल रहा था कि इंडिया और ईस्ट एशिया बेसिकली, तो इंडिया ये रहा, ईस्ट एशिया ये रहा, इसके बीच में जो है सो ट्रेड और नेविगेशन टाइम को किस तरीके से सो इंक्रीज किया जा सकता है। तो मलक्का स्ट्रेट कहाँ पे है? ये जो आपको दिख रहा होगा, दिस इज द मलक्का स्ट्रेट। समझ में गया? ये मलक्का स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट हो जाएगा। नीचे में है सो इंडोनेशिया है ना, ये इंडोनेशिया, और ये ऊपर में मलेशिया है, ठीक है। और यहाँ पे है सो सिंगापुर है ना, इस यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट पे नीचे में सिंगापुर है। तो ये जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट, स्ट्रेट का डेफिनेशन जब हम लोग पढ़े तो क्या बताए थे, स्ट्रेट क्या होता है? हाँ, दो बड़े वाटर बॉडीज को है सो कनेक्ट करेगा। तो स्ट्रेट जैसे कि मलक्का स्ट्रेट है ना, क्या नाम है इसका? मलक्का स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट जो है सो इंडियन ओशन को और पैसिफिक ओशन को, बेसिकली इधर साउथ चाइना सी है जो कि पैसिफिक ओशन का पार्ट है, तो दोनों को कनेक्ट करता है ना। तो वर्ल्ड का मतलब ये जो रूट है एशियन ट्रेड जो है सबसे इंपॉर्टेंट है मलक्का स्ट्रेट। नहीं तो क्या होगा, शिप्स को इधर से क्रॉस करके नीचे से घूम करके जाना पड़ेगा और इधर से फ्री रूट मिलेगा भी नहीं। तो ये एक है सो इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल जो है शिपिंग लेन, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको अगर और वाइड कर देते हैं सपोज, तो क्या होगा, ज्यादा शिप है सो कैरी करेगा वहां पे, इस वजह से डीपनिंग नहीं होगा, वाइडनिंग हो जाएगा। और जो दूसरा है करा इस्थमस, करा इस्थमस बेसिकली क्या, इस्थमस क्या होता है? इस्थमस, तो देखो जिस तरीके से जो स्ट्रेट जो होता है सो एक वाटर चैनल होता है, तो इस्थमस जो है सो एक लैंड का चैनल होगा, है ना, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, ठीक है, जो कि कनेक्ट करेगा टू लार्जर लैंड मासेस। तो जैसे कि ये देखो पतला जो यहाँ पे ये दिख रहा है, दिस इज द इस्थमस, इधर है सो मेजर लैंड मास है, फिर नीचे में एक मेजर लैंड मास है, तो ये बीच में जो पतला जो ऐसा कुछ रहेगा उसको हम लोग इस्थमस कहेंगे, और उसके दोनों तरफ है सो वाटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा मतलब एक कॉन्सेप्चुलाइज किया जा रहा है कि यहाँ पे अगर हम लोग एक कुछ ऐसा बना दे, सी लिंक बना दे, है ना, यहाँ पे, ताकि ये जो अंडमान सी है यहाँ पे और इधर जो गल्फ ऑफ थाईलैंड है, इनके बीच में एक हम ट्रेड रूट है सो बना सकते हैं, है ना। तो वो वही पॉइंट आपको कह रहा है यहाँ पे, ओपनिंग ए न्यू कैनल अक्रॉस द करा इस्थमस बिटवीन द गल्फ ऑफ सियाम एंड अंडमान सी। पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही किया गया है। सुएज कैसे बनाया गया, पनामा कैसे बनाया गया, तो है ना, इरोजन उतना क्या सोचना है, इतना इतना प्रकृति प्रेमी बनोगे तो फिर हो गया, फिर तो ठीक है। उससे और बेसिकली फायदा ही होगा, जो लॉन्ग रूट से जो शिप जाएगा ज्यादा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड है इमिट करेगा, ज्यादा पॉल्यूशन होगा, ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगा, ज्यादा फॉसिल फ्यूल जलेगा। अगर ऐसे कुछ कर दोगे शॉर्टेस्ट हसो हो जाएगा, इस वजह से 2 इसका हसो करेक्ट आंसर है, 2 इज द राइट आंसर। इतना ही कभी करोगे तो ऊपर जाएगा नहीं, कभी ऐसे जाएगा कि, ठीक है चलो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, North Atlantic Sea route is the busiest sea route in the world. It connects two major industrial zones of the world. तो सही है, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट है, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट है, तो एक तरफ है सो अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, और दूसरी तरफ है सो यूरोप है ना, इस वजह से वन ऑफ द बिजिएस्ट सी रूट हो जाएगा, है ना। और इट कनेक्ट्स टू मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज, ठीक है, दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इन द सुएज कैनाल रीजन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेक्स, क्या होगा इसका? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, उत्तर से दक्षिण की तरफ। सुएज कैनाल रीजन में जो है लेक्स का कौन सा सही है ऑर्डर? बेसिकली डी इसका है सो राइट आंसर, है ना। और ये सभी जितने भी लेक्स हैं ये सभी इजिप्ट में है ना, इजिप्ट में ये सभी लेक। तो अगर ऐसा कुछ नाम नोट कर लो तो ठीक है, लेक मंजाल जो है सो सबसे नॉर्थ में होगा, फिर लेक टिम्सा, फिर ग्रेट बीटर लेक, लिटिल बीटर लेक, ये सब है सो सुएज के ही बगल में है, इस वजह से ये सब लेक जो है और इजिप्ट में है, इजिप्ट।
स्वेज कैनाल जो है कौन से दो सी को है उसको कनेक्ट करता है? रेड सी और मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी। स्वेज कैनाल कनेक्ट्स रेड सी एंड मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं ह्यूमन रेसेस एंड ट्राइब्स पे। Within biological communities, some species are important in determining the ability of a large number of other species to persist in the community. Such species are called as. ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है बेसिकली। बताओ। जैविक समुदायों के बीच कुछ प्रजातियां समुदाय में बनी रहने के लिए बड़ी संख्या में अन्य प्रजातियों की क्षमता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। ऐसी प्रजातियों को क्या कहा जाता है? अगर इकोलॉजी क्लास कभी किए होगे तो समझ में आएगा। क्या होगा बताओ? की स्टोन इसका है, सो राइट आंसर होगा की स्टोन स्पीसीज। की स्टोन स्पीसीज क्यों ऐसा बोलते हैं की स्टोन स्पीसीज? क्या है इसके पीछे का रीजन? बताओ। देखो की स्टोन बेसिकली जो है ना, टेम्पल आर्किटेक्चर या फिर ये सब कुछ बिल्डिंग आर्किटेक्चर ये सब कोई पढ़े हो, उसमें क्या होता है जहां पे आर्च का कंस्ट्रक्शन करते हैं, है ना, आर्च का कंस्ट्रक्शन, तो ये जो डिजाइन आता है आर्च का, ठीक है, तो ये जो बीच वाला जो हिस्सा है ना इसको की स्टोन बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। क्यों? क्योंकि अगर ये मिसप्लेस होगा तो पूरा जो है बीम जो है उसको नीचे की तरफ बैठ जाएगा। मैक्सिमम लोड इसी पे आता है। की स्टोन इसी इसको बोलते हैं की स्टोन को, ठीक है, जो कि आर्च में जो सबसे बीच का जो हो गया पॉइंट। इस वजह से जो हमारे इकोलॉजी में है ना, कई सारे ऐसे कम्युनिटीज होते हैं जिनका रोल बहुत ज्यादा है, सो प्रोमिनेंट होता है। अगर वैसे स्पीसीज को उसका अगर पॉपुलेशन कम हुआ या फिर उसको आपने थ्रेटन किया तो उसके वजह से पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। समझ में गया? तो वैसे स्पीसीज को हम लोग की स्टोन स्पीसीज कहते हैं। जैसे कि अगर फॉरेस्ट में देखो तो एलिफेंट जो है सो एक की स्टोन स्पीसीज है। उसके पीछे का वजह क्या है? एलिफेंट्स क्या करता है कि एक तो जहाँ पे कुछ अगर फॉरेस्ट वॉरेस्ट है ना, तो उसको क्लियर भी करता है ताकि और भी जो एनिमल्स, जो ग्रेजिंग एनिमल्स है वो वहां पे रह सके। प्लस सीड्स का डिस्पर्सल बहुत ज्यादा करता है ना, यानी कि नए वेराइटीज जो है फॉरेस्ट के नए प्लांट्स जो है वो ग्रो करने में बहुत मदद करता है। फिर जैसे एक ऑटर, ऑटर के बारे में जानते हो? ऑटर क्या होता है? ऑटर हिंदी बता देंगे तो फिर तो बता ही दोगे। ऑटर क्या होता है? हाँ, उदबिलाव। उदबिलाव देखे हो? कहाँ देखे हो? उदबिलाव बेसिकली तुम्हारा वहां पे रहेगा जहाँ पे लेक्स है, पानी वानी के पास में रहता है, पानी में खूब उछलता है। ये मछली जो है खाएगा, बेसिकली इसका जो मेन डाइट है वो मछली है। लेकिन इसका जो कोस्टल इकोसिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा इसका है सो रोल है ऑटर का। अगर किसी भी इकोसिस्टम में अगर ऑटर का पॉपुलेशन अगर तुमको दिखाई देगा तो सीधा सीधा उसका एक है कि ये इकोलॉजी काफी हेल्दी है। समझ में गया? अगर किसी भी वाटर, ये अगर इस तरीके से जो है अगर वहां पे वाटर का पॉपुलेशन अगर कम होने लगे तो ये प्रमाण है कि वहां पे इकोलॉजिकल डिसबैलेंस होने वाला है। समझ में गया? तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसीज को हम लोग की स्टोन स्पेसीज बोलते हैं, और उसके पॉपुलेशन से अगर किसी एरिया में अगर उसका पॉपुलेशन ठीक ठाक है तो ये माना जाता है कि वो इकोलॉजी है सो बैलेंस में है। अगर उसका अगर कम होने लगेगा तो उसका प्रभाव बाकी स्पेसीज पर भी पड़ेगा। तो वैसे को हम लोग की स्टोन स्पेसीज कहते हैं, याद रखो। इसका एक खासियत क्या है पता है? जब ये पानी में जंप करेगा ना तो थोड़ा भी आवाज नहीं आता है। इसका बॉडी इस तरीके से है सो एकदम स्मूथ होता है। वाटर में उस पर जब डाइव करेगा तो थोड़ा भी छलकता नहीं है पानी, थोड़ा भी आवाज नहीं है ना। इस तरह का इसका है सो डिजाइन वाटर का, उर्बिला का। इसको इसका साइज अगर देखोगे तो जो हमारे घर में, मतलब घर में क्या, जो इधर उधर घूमते रहता है, मॉन्गूज जिसको कहते हैं, नेवला जिसको कहते हैं, नेवला जैसा दिखेगा ये। अगर इसको देखना हो लाइव तो यहाँ पे चले जाना चाहिए घर में। देखे हो?
Which of the following is considered to be the most recent Cro-Magnon humans? Cro-Magnon humans. Human race के ऊपर क्वेश्चन है. Which continent is known as the cradle of mankind? Asia, Africa, Europe, South America. अफ्रीका या एशिया? अफ्रीका है ना? क्यों बोलते हैं? Why it is called as the cradle of mankind? हाँ, ऐसा मतलब जो फॉसिल्स जो भी मिले हैं, है ना, प्रिमिटिव जो हमारा ह्यूमन रेस है बेसिकली, वो सबसे ज्यादा ईस्टर्न अफ्रीका में जो रिफ्ट वाला जो हिसाब किताब जहाँ पे है, वहाँ पे इथोपिया के पास में सब पाया गया. तो ऐसा माना जाता है कि जो हमारा जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो डार्विनिज्म की जो थ्योरी है, वो ऐसा मानता है कि जो ह्यूमन रेस का जो ओरिजिन हुआ है वो इसी रीजन से हुआ है ना. और यहाँ से जो लोग हैं सब जगह डिफरेंट जो है कॉन्टिनेंट्स में है सो माइग्रेट किए. सो इस वजह से क्रेडल ऑफ मैनकाइंड जो है सो अफ्रीका को बोला जाता है. ठीक है, ओरिजिन ऑफ बेसिकली ह्यूमन रेस जो है सो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ ह्यूमन रेस. कितना लोग इस चीज में बिलीव करते हैं? अच्छा, क्या अगर ये रहता कि अगर जीवन में इतना संघर्ष है तो फिर आदमी वापस पीछे चलो क्या? हाँ, स्टोनेज सही था, है ना, आराम से उधर जंगल झाड़ में रहते, कौन इतना पढ़ाई का लोड लेता, है ना. फॉर्म भरो, एग्जाम दो, एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा पता नहीं, साल भर टेंशन में बैठे रहो क्या. उधर आराम से ऐसो आग जलाते, कुछ ना कुछ ऐसो मछली पकाते खा लेते. कहाँ यूपीएससी बीपीएससी होता उसे. कभी कोई ऐसा लगता नहीं है कि बेकार है, सो इवोल्यूशन हो गया है? अभी जा सकते हो. पता चला तुम्ही को पढ़ाई कर दिया. ठीक है, चलो. विच रेशियल ग्रुप है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स? मंगोलॉइड होगा, मंगोलॉइड. नेग्रोइड, मंगोलॉइड, ऑस्ट्रेलॉइड एंड कॉकोसाइड, दीज आर द सर्टेन ह्यूमन रेसेस ग्रुप्स, रेशियल ग्रुप्स जो है. और ये किस बेसिस पे है सो उनको क्लासिफाई किया जाता है? उनके जो फिजिकल फीचर्स है जो बेसिकली है ना, अपीयरेंस के बेसिस पे. ठीक है, अपीयरेंस जैसे कि मंगोलाइड जो हमारा सेंट्रल एशियन रीजन्स जो हो जाएगा, तो वहाँ का हाइट क्या होगा? हाइट थोड़ा सा कम होगा, है ना. जो फेस होगा, जो है ना, आईज जो है सो थोड़े से छोटे होंगे, है ना, उस तरीके से. नेग्रोइड बेसिकली अफ्रीकन जो है ना, उनका हाइट काफी ज्यादा होगा. उनके जो नाक और ये सब जो लिप्स ये सब काफी ब्रॉड होगा, थिक होगा. बाल जो है सो उनका काफी छोटा छोटा होगा, है ना. तो ये सब चीज जो है अलग अलग रेशियल ग्रुप्स को फिजिकल फीचर्स के बेसिस पे जो है आइडेंटिफाई किया जाता है. तो मंगोलाइड बेसिकली है सो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स, मंगोलाइड. पिग्मीज आर इनहेबिटेंट ऑफ अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका. अफ्रीका है. ठीक है, क्या होते हैं पिग्मीज? मतलब जनजाति है, बट क्यों इसको एक मतलब एक ही ग्रुप को पिग्मी नहीं कहते? पिग्मी में कई सारे सब ग्रुप्स होते हैं. उनका मेन फीचर क्या है? व्हाई दे आर कॉल्ड एज पिग्मीज? शॉर्ट हाइट. शॉर्ट नदी तो खैर तो ट्राइबल है तो सब रहेगा. उनका हाइट है सो सबसे कम, शॉर्ट हाइटेड होता है ना. 5 फीट से कम इनका हाइट रहेगा. ये जो ट्राइब्स के जो भी लोग होंगे दे आर शॉर्ट हाइटेड, है ना. तो मेन जो एट्रीब्यूट होगा पिग्मीज का, दीज पीपल आर शॉर्ट हाइटेड, शॉर्ट हाइटेड. और ये कहाँ पे पाया जाता है बेसिकली? तो अफ्रीका में तो है ही, बट अफ्रीका में कहाँ पे? तो सपोज कि दिस इज योर अफ्रीका. हाँ, कहाँ पे? अच्छा, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो कोई बात नहीं. ये जो रीजन है ना सेंट्रल अफ्रीका का, जहाँ पे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट सब जो है, वहां पे ये जो है ग्रुप पाया जाएगा. ठीक है. The native African tribe pygmies are found in which of the following river basins? सही बात है, कॉन्गो हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो रेन फॉरेस्ट है ये इसी में है. तो ये याद रखना. पिग्मीज मतलब कि शॉर्ट हाइटेड ट्राइब्स फाउंड इन द इक्वेटोरियल रीजन्स ऑफ द अफ्रीका, मोस्टली कॉन्गो रिवर बेसिन.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेस्टोरल नोमैड्स? पिग्मीज, कजाक्स, मसाई, लैप्स। क्या हो जाएगा? पेस्टोरल नोमैड्स क्या होते हैं? खाना बदोश हो गया। इसका आंसर क्या होगा? पिग्मीज हो जाएगा भाई, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में है, खाने का तो उसको वैसे भी प्रचुर मात्रा में मिलेगा उसको वहां पे, तो नोमैडिक कल्चर क्यों वहां पे प्रिवेल करेगा, है ना? तो पिग्मीज इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सभी ट्राइब्स जो है आपको देखो तो वैसे रीजन में जो कि ड्राई है, जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश नहीं हो रहा है, जहाँ पे ग्रासलैंड है, जहाँ पे खाने का कमी है, तो वो लोग क्या करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह पे माइग्रेट करते रहेंगे। तो दोज ट्राइब्स आर कॉल्ड एज पेस्टोरल नोमैड्स ट्राइब्स, है ना? तो ये सभी है सो पेस्टोरलिज्म जो है सो उसको प्रैक्टिस करेगा ये सब। Which of the following pairs is correctly matched? Eskimo, Orao, Lapps, Gonds, Eskimos, कनाडा। क्या होता है एस्किमो? इग्लू बनाते हैं, ये सही है, बाकी गलत है। जैसे कि ओराव और गोंड्स ये सब देखो तो इंडिया का ट्राइब है ना? इंडियन ट्राइब हो जाएगा। लैप्स, लैप्स कहाँ का है? लैप्स का बताओ। लैप्स बेसिकली आपको साउथ ईस्ट एशिया का है ये, वहाँ का नहीं है, अफ्रीका का, इंडिया का नहीं है। ओराव और गोंड्स जो है आपको इंडिया का ट्राइब। एस्किमो का सबसे इंपॉर्टेंट जो खासियत है कि ये कनाडा का सबसे कोल्ड, जो साइबेरिया ये सब का जो ऊपर का जो मेन जो रीजन है, उधर काफी कोल्ड क्लाइमेट जहाँ पे रहता है ना, टैगा टुंड्रा क्लाइमेट जहाँ पे है, वहाँ पे एस्किमोस ट्राइब्स पाया जाता है। और इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि बर्फ का है सो घर बना के रहता है ना, उसको क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। इग्लू, इग्लू, इग्लू आर द स्नो हाउसेस मेड बाय इग्लू। इग्लू, अरे इग्नू तो यूनिवर्सिटी हो जाएगा जी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। हाँ, नया ट्रेंड चला है इग्लू कैफे। इग्लू जो है, कई बार ये एग्जाम में आपसे ये वर्ड पूछा जा सकता है कि इग्लू मतलब क्या होता है। तो इग्लू, इग्लू बेसिकली बर्फ का जो है सो घर बनाते हैं, है ना? क्यों बनाते हैं? है ना, कुछ ऐसा स्नो का है सो बना लेते हैं। इग्लू क्यों बनाते हैं? हाँ, जो स्नो जो बर्फ है ये इंसुलेटर ऑफ हीट है ना? तो बाहर का टेम्परेचर जो ठंडा है उसको अंदर नहीं आने देगा, और अगर अंदर में वार्म है उसको बाहर नहीं जाने देगा। इस वजह से स्नो का ये लोग हाउस बनाते हैं। ठीक है, हम लोग को अगर रख देगा बार तो क्या होगा वहां पे? यहीं पे है 118 डिग्री पे चला के 1 घंटा बैठो ना, पता चल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, to which of the following racial groups the natives of North America belongs? नेटिव्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नेटिव्स की जो बात की जा रही है, रेड इंडियंस थे ना, वो नेटिव्स का बात किया जा रहा है। मंगोलाइट्स है, हाँ मंगोलाइट्स। ठीक है, जो नेटिव्स का बात किया जा रहा है, नेटिव ग्रुप, जिसको बाद में जो है नॉर्थ अमेरिका में क्या हुआ कि नेटिव्स लोगों को है सो हटा दिया गया, भगा दिया गया वहां से। स्लेव मतलब जो भी चला वहां पे, मतलब स्लेव्स ये सब करके और उनको हटाया गया। तो मंगोलाइड रेसियल ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ए मिसमैच, फाइंड इट। क्या होगा? इसका बी होगा। मसाई ट्राइब्स अफ्रीका का ट्राइब है, बिल्कुल सही है। किर्गिज जो है सो सेंट्रल एशिया किर्गिस्तान के आसपास का ट्राइब है, और जो बिडोइन है ये अरबियन पेनिनसुला का ट्राइब है ना?
साकाई ट्राइब मलेशिया का नहीं है, बेसिकली इंडोनेशिया का जो है सो ट्राइब, इंडोनेशिया। ठीक है। ट्रांसह्यूमेंस रेफर्स टू migration of animals in ranches, human migration in search of job, seasonal movement of people and their herds from the valley to the mountain and vice versa, migration of nomads. C is correct answer. Transhumans basically हिली एरियाज ये सब में है सो प्रैक्टिस किया जाता है ना, हिली एरियाज में। जैसे कभी अगर जम्मू एंड कश्मीर घूमने जाओगे तो वहाँ पे तुमको दिखेगा ऐसा कि मतलब बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो लोकल जो पॉपुलेशन है वो अपने भेड़ बकरी को लेकर के ना रोड पे चलते रहेगा, है ना। तो वो लोग क्या होगा, समर्स में है सो ऊपर पास्चर लैंड्स में चले जाते हैं, जहाँ पे बर्फ पिघलता है तो नए नए घास जो है सो पहाड़ पे है ना उगता है। फिर जैसे विंटर आना शुरू होगा तो क्या होगा, सब पे बर्फबारी हो जाएगा, पूरा घास का मैदान ढक जाएगा, तो वापस फिर उतर के नीचे प्लेन एरियाज में आ जाता है। उसी को ट्रांसह्यूमेंस कहा जाता है। समझ में आ गया? मूवमेंट ऑफ पीपल एंड देयर हर्ड्स, है ना, भेड़ बकरी ये सब लेकर के है सो चला जाएगा। तो बेसिकली हिली एरियाज में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। Which of the following tribes practices nomadic herding for subsistence? ऑल हो जाएगा। पकड़वाल ट्राइब्स बेसिकली कहाँ पे है? पकड़वाल ट्राइब्स जो है जम्मू एंड कश्मीर का ही होना चाहिए। बकरवाल जो है या उत्तराखंड का, एक बार सर्च करना तो हिल एरियाज का ही है। इसमें ऑल ऑफ दीज होगा। दीज ऑल ट्राइब्स प्रैक्टिस नोमैडिक हर्डिंग। जम्मू कश्मीर है ना? जम्मू एंड कश्मीर, बकरवाल ट्राइब वही है। The most common areas of nomadic herding are hot, humid regions, old नहीं है, cold होगा ये, देख रहे हो, सी को उड़ा दिया यहाँ पे। रेनी एरियाज, ड्राई एरियाज क्या होगा? ड्राई एरियाज हो जाएगा, है ना। तो नोमैडिक हर्डिंग का बात किया जा रहा है जहाँ पे बहुत ज्यादा जो है ग्रास ये सब प्रेजेंट नहीं होगा। तो कहाँ पे, जहाँ पे ड्राई रीजन्स है ना, वहीं पे तो पेड़ पौधा ये सब हरा घास ये सब का है तो डेफिसिट हो जाएगा। बाकी अगर हॉट भी है, ह्यूमिड भी है, ये तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट रीजन हो जाएगा, बहुत ज्यादा घास वास वहाँ पे मिल जाएगा। कोल्ड ह्यूमिड रीजन्स में भी अगर कोल्ड है, ठीक है, कोल्ड है बट ह्यूमिड है, दैट मीन्स के मॉइस्चर प्रेजेंट है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको टैगा फॉरेस्ट ये सब मिल जाएगा, है ना। लेकिन अगर रेनी में तो रहेगा ही, और ड्राई में तो बिल्कुल ही फूड का डेफिसिट रहेगा, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा है सो नोमैडिक हर्डिंग रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following pairs is not correctly matched? Tribes, places, पिग्मी, कॉन्गो बेसिन, अंगामी, नागालैंड, किर्गिज। सूडान नहीं होगा, सेंट्रल एशिया है, किर्गिस्तान के पास में। नॉट करेक्टली मैच्ड, और डी इसका है सो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किर्गिस्तान सेंट्रल एशिया का ट्राइब है, किर्गिज ट्राइब, सेंट्रल एशिया। Which of the following pair is not correctly matched? ये सभी ट्राइब ग्रुप का ही नाम है। फुलनी ट्राइब, ये बंटू है, BNTU। मसाई, नूबा, क्या होगा इसका? इसका बेसिकली बी ही है, बी राइट आंसर। ठीक है, ये सहारा का रीजन का नहीं है, ये साउथ अफ्रीका, कैमरून वाले रीजन इस सब में है सो पाया जाता है। और ये जो है सो बंटू बेसिकली जो है ना, ये ट्राइबल लैंग्वेज है ना। तो ये लैंग्वेज से जो ट्राइब्स इसको बोलती है दैट आर कॉल्ड एज द बंटू ट्राइब्स, है ना। तो ये है सो सहारा में नहीं है, आपके नीचे कैमरून, साउथ अफ्रीका वाले रीजन में है सो ये ट्राइब्स पाया जाएगा। ठीक है, बाकी सब ठीक, बाकी सही है। Which one of the following was a part of the Soviet Union?
जहाँ पे कुर्दिश पॉपुलेशन है फैला हुआ है, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, तुर्कमेनिस्तान। नहीं नहीं, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया है, आर्मेनिया। Which of the following pair is not correctly matched? Place and tribe: अलास्का, कोरियक, बोर्नियो, कुनन, अरब डेजर्ट, रुवाला, स्वीडन में फिनलैंड, लैप्स। इसका आंसर ए है, अलास्का, कोरियक। ये फिर सही होगा इसका। पीछे इसका कहीं पे गलत दिया होता ना, साउथ ईस्ट एशिया। नहीं तो एक बार सर्च करना तो इसका लेफ्ट राइट कहाँ पे। लेफ्ट ट्राइब। बीपीएससी का फॉर्म कब आ रहा है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रसिया, ये सब वाले रीजन। ठीक है, तो याद कर लो, लैब्स जो है सो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, रसिया ऊपर वाले रीजन में पाया जाएगा। ठीक। Which one of the following pairs is not country matched? Berber, Morocco, Inuits, Canada, Semangs, Indonesia, Vedas, Sri Lanka। इसका सेमांग्स है, सेमांग्स। Which one of the following pairs is currently matched? अब ये सब ट्राइब्स का नाम याद कर सको तो ठीक है। 19 का बी हो जाएगा, बी। Which one of the following pairs is currently matched? बी सही है। अरे ये बुशमैन ये सब सूडान वाले रीजन में है ना, अफ्रीका तो सूडान भी तो वही है ना। बोट्सवाना हालांकि अफ्रीका में है, बट वहां का ट्राइब बुशमैन में नहीं है, मेन सूडान का हो गई। बुशमैन जो है सो सूडान वाले रीजन का है। In Latin America, a person of European and Indian mixed blood is called mestizo, mestizo। ठीक है। Which of the following subspecies are related to Mongols? अरे ये तो अफ्रीका का ट्राइब है, तो कैसे मंगोल से हो जाएगा? वो तो नेग्रोइड से होगा। स्किमो ऊपर कनाडा में है। नॉर्डिक है, नॉर्डिक, नॉर्डिक। Which desert are the Todek Pastoralists from? कहाँ पे है? सहारा डेजर्ट, सहारा। The first bird is believed to have appeared on the surface of the earth 150 million years ago। ठीक है। लैंग्वेजेस, कुछ क्वेश्चन लैंग्वेज का होगा। What is Esperanto? लैंग्वेज क्या है सवाल? तो लैंग्वेज का क्वेश्चन है तो लैंग्वेज ही होगा। इट इज एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज टू सर्व एट वर्ल्ड लैंग्वेज। ये बेसिकली ऐसा मतलब, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा लैंग्वेज का डाइवर्सिटी है, तो एक ऐसा लैंग्वेज बनाया गया जो कि कई सारे मोस्टली यूरोपियन लैंग्वेजेस के ग्रामर्स को है ना ये करके कनेक्ट करके और उसे एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है सो बनाया गया। उसका नाम है एस्पेरांतो। The language is spoken by the largest number of people in the world, मैंड्रीन, है ना। तो मैंड्रीन बेसिकली क्या है? चाइनीज जो लैंग्वेज, मतलब चाइनीज लैंग्वेज नहीं है बट इन जनरल हम लोग चाइनीज बोल देते हैं, बट जो लैंग्वेज है उसको मैंड्रीन हम लोग मतलब ऑफिशियली उसको रिकॉग्नाइज किया गया।
मैंडेटरी। अगर इंडिया में अगर सब लोग हिंदी बोलते तो हिंदी सबसे ज्यादा हो जाता, लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा है डाइवर्सिटी है लैंग्वेज को लेकर के। Which one of the following countries does not have Spanish as the official language? क्या होगा? चिली, कोलंबिया, क्यूबा, कॉन्गो है। सी। अफ्रीका मतलब ये कॉलोनी नहीं रहा होगा स्पेन का। In which of the following countries Tamil is a major language? अगर यहाँ पे श्रीलंका रहता तो शायद उसको आंसर कर दे, बट श्रीलंका तो ऑप्शन में नहीं है। क्या होगा? सिंगापुर। सिंगापुर में बहुत ज्यादा तमिल पॉपुलेशन, मतलब इंडियंस वहां पे कई लोग जाकर के बसे हुए सिंगापुर में, तमिल पॉपुलेशन। पर किसमें? अच्छा, पर कैपिटा इनकम में सिंगापुर। वो चेंज होते रहता है इंडिया में हमेशा। Which of the following pairs is not correctly matched? डी, डच। ये तो ठीक है ना, डच तो नीदरलैंड। हाँ ये कहाँ पे है? ये कहाँ का होगा? ये सब सही है। ये जो है इंडोनेशिया का है, इंडोनेशिया का है। ये लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए। देखो मंडे से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ये सब वर्ल्ड ज्योग्राफी में फैक्चुअल क्वेश्चंस अगर कहीं कोई बुकलेट में अगर आपको ऐसा मिलता है लिस्ट विस्ट ट्राइब्स का, उसको रट लो। बाकी उससे ज्यादा उसका कोई आपका महत्व नहीं है किसी एग्जाम में, है ना? अगर ट्राइब्स के बारे में देखना भी है तो इंडियन ट्राइब्स के बारे में पढ़ लो, वो सवाल आता भी है, ठीक है? जैसे कि इंडिया में सबसे ज्यादा कौन से ट्राइब का पॉपुलेशन है? गोंड, भील, भील है भील। सेकंड पे आई थिंक गोंड है, और थर्ड पे संथाल है ना? तो ये बीपीएससी में सवाल भी आया था, याद होगा। भील ट्राइब है सो सबसे ज्यादा है 2011 सेंसस के हिसाब से। तो ये याद रखना इंडियन ट्राइब्स का। एमपी में हाँ सबसे ज्यादा होगा। ट्राइब्स इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्राइबल रिवोल्ट्स के ऊपर सवाल पूछेगा, है ना? क्या सब है कौन से मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर द ट्राइबल रिवोल्ट्स? कोई पढ़े हो डिटेल में? बताओ। यहाँ रहते थे वहाँ पे आके पेड़ की कटाई कर देते थे, लेकिन चिपको आंदोलन इसके बात नहीं बताया, तो इसलिए वो रिवोल्ट कर देते थे। तो वो ज्यादा एजुकेटेड थे भी नहीं, वो किसी चीज का हल रिवोल्ट से ही जानते थे, लड़ाई झगड़ा करके। अच्छा, मेजर ट्राइबल रिवोल्ट्स का नाम बताओ जो अपने छोटा नागपुर प्लेट्यू के रीजन के आसपास हुआ। मुंडा, हो, भूमिज, हो, है ना? देखो ट्राइबल रिवोल्ट्स का जो नेचर रहा है वो ऑलमोस्ट सेम रहा है, ठीक है? लेकिन उसका इमीडिएट ट्रिगर पॉइंट है सो कहीं कहीं पे अलग रहा है। लेकिन अगर उसका कॉज देखोगे ना कि कॉज क्यों होता था ट्राइबल रिवोल्ट, तो ऑलमोस्ट सब में सेम दिखेगा कॉज, है ना? जैसे कि हाँ बता देते हैं। जैसे तुम लोग बोल तो रहे हो पॉइंट, लेकिन अगर एग्जाम में लिखना पड़े तो कैसे लिखोगे? ट्राइबल रिवोल्ट्स जो भी हुए हैं, ठीक है, इसके पीछे का रीजन सब देखो, रीजन सब देखो, रीजंस ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट्स, यानी कि जनजातीय विद्रोह के जो मुख्य कारण हैं वो क्या है? तो सबसे पहला है ना, सबसे पहला होगा कि इवैक्यूएशन फ्रॉम द लैंड, यानी कि लैंड राइट्स वेयर टेकन, है ना? लैंड राइट्स वेयर टेकन फ्रॉम देम
ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ various policies of the British government like जमींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम। ठीक है, तो लिख सकते हो ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश लैंड पॉलिसीज। जो ट्राइब्स बेसिकली, जैसे आज के समय अब तो खैर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और ये सब चीज जो है रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। उस समय क्या होता था कि सपोज कोई जहाँ पे ट्राइब्स रहते हैं, है ना, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे जाएगी और बोले कि कल से ये जो लैंड है इसको ऑक्शन करके किसी जमींदार को दे देगा, और जमींदार को बोला जाएगा कि आप इससे रिवेन्यूज जो है कलेक्ट करके और ट्राइब से रिवेन्यूज कलेक्ट करिए। तो जो लैंड पे 100, 200, 400 साल से जिसका फैमिली, उसका जो पूरा ट्राइब जिस पे रहते आया है, उसको बोलोगे कि ऑल ऑफ यू सडन कि ये जमीन अब तुम्हारा नहीं रहा और उसके बदले हमें पैसा भी दो, तो सोचो कितना बड़ा जो है उनके अंदर ये चीज को लेकर के गुस्सा रहेगा। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि लैंड एलियनेशन उनको कर दिया गया है ना, लैंड एलियनेशन कह सकते हो आप, लैंड एलियनेशन। ठीक, ये पहला रीजन। दूसरा, डिकूज क्या होते हैं? आउटसाइडर्स, डिकूज। देखो कैसे हुआ, पहले इसको समझो डायग्राम से, है ना। ये एक लैंड है, इस पे है सो ट्राइब्स आराम से रहेगा, अपना फैमिली पूरा अपने तरीके से रह रहे। बाद में ब्रिटिश लोग आएगा, बोलेगा कि ये लैंड जो है सो इसको आप खाली करिए, हटिए यहाँ से, है ना, खाली करिए। और ये जो लैंड का है इसका जिम्मेदारी किसको दे दिया जाएगा? एक जमींदार को दे दिया जाएगा। जमींदार कौन होते थे? तो जमींदार ऐसे लोग होते थे जिनको रिवेन्यू जो है सो, एनुअल रिवेन्यू है सो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना रहेगा। रिवेन्यू है ना, राजस्व जो है सो किसको देना है? तो टू ब्रिटिशर्स देना रहेगा, है ना। और बदले में ये क्या करेंगे कि जमींदार जो है सो यहाँ से जो भी लोग हैं जो खेती कर रहे हैं उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। समझा गया? तो अब जो है ट्राइब्स बेसिकली यहाँ पे जो है, ट्राइब्स जो है उनसे क्या करेगा? ये जमींदार लोग जो है, इसका तो रेवेन्यू उधर जा रहा है ब्रिटिशर्स के पास में, ये अब इनसे बहुत ज्यादा उगाही करना स्टार्ट करेगा ट्राइबल लोगों से, है ना, कि लो पैसा लो, पैसा लो, पैसा लो। अब इसमें क्या होगा कि अगर पैसा नहीं दिया गया, जो भी ट्राइबल ग्रुप्स है पैसा नहीं दिया, तो उनके साथ है सो वायलेंस करेगा, मारपीट करेगा। ये लोग कुछ लोग रखेंगे, जैसे कि लठियल्स लोग होते थे, वो लोग जाकर के इनसे लड़ाई कर लेते थे ट्राइबल लोगों से। ठीक है, तो ये लोग डर के मारे क्या करेगा कि जो है कुछ और लोग आके यहाँ पे बसेंगे, धन्ना सेठ, मनी लेंडर्स। ठीक है, मनी लेंडर्स क्या बोलेगा कि भाई ले लो 100 रुपये हमसे और इसको जमींदार को दे दो, और 2 महीने बाद 3 महीने बाद जो है तुम मुझे वापस पैसा कुछ इंटरेस्ट पे चुका देना, है ना। इसको तो रेंट देना है जमींदार को, इधर से मनी लेंडर जो है ये पहुंच जाएगा कि ठीक है पैसा ले लो हमसे। ये एक बार पैसा इससे ले लिया ट्राइब, है ना, उसके बाद उसका इंटरेस्ट चुकाते रह जाएगा वो, है ना। वो एग्रीकल्चर लेबर बन गया है, उसके पास अपना लैंड बचा नहीं, है ना, कहीं पे है सो मजदूरी करेगा, कुछ पैसा इकट्ठा करेगा, सोचेगा कि इस बार पैसा चुका देंगे, तो पता चला उसका इंटरेस्ट ही वो भरते रह गया। तो मनी लेंडर्स और जमींदार ये दोनों मिलकर के ऐसा दमनकारी सिस्टम बनाया, ऑपरेशन सिस्टम बनाया कि ट्राइबल लोग जो है पूरा आजीज हो गया, परेशान हो गया। समझा गया? ठीक है, तो इसको दीकूज कहते हैं। जो ट्राइब्स जो लोग हैं, ये जो आउटसाइडर लोग जमींदार और जो मनी लेंडर्स हैं, उसको क्या कह के बुलाएगा? दीकूज। और दीकूज को ये लोग हमेशा, जो आगे रिवोल्ट देखोगे उसमें खूब है सो बढ़िया से पिटाई किया ये लोग। ठीक है, जमींदार को मार के भगाया, जो साहूकार जो लोग थे, मनी लेंडर्स थे, उनको बढ़िया से ऐसो पिटाई किया, है ना। जो भी रिवोल्ट होगा उसमें जमींदार और इन लोगों को है सो मारामारी करेगा ये लोग। ठीक है, ये हो गया। तो डिक्रूज हो गया। और बताओ क्या होगा? तीसरा फैक्टर, लैंड चला गया, है ना। डिक्रूज यानी कि मनी लेंडर्स जो है, मनी लेंडर्स प्लस जमींदार, ये दोनों मिल करके ऐसा ना ऑपरेसिव सिस्टम बना देगा कि सब जो है कर्जे में डूब जाएगा, किसी के पास कुछ पैसा नहीं रहेगा, है ना। उसके बाद जो रहा सहा कसर रहेगा, क्रिश्चियन मिशनरीज पूरा करेंगे। क्रिश्चियन मिशनरीज
क्रिश्चियन मिशनरीज को है, अगर आपको याद होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1813 में चार्टर एक्ट, बेसिकली चार्टर एक्ट 1813 में कई सारे जो है चीजों को, प्रोविजंस को ऐड किया गया था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड को है सो एक्सटेंशन किया था 20 साल के लिए। प्लस इंडिया में एजुकेशन में 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई थी एजुकेशन पे। प्लस इंडिया में ब्रिटिश मिशनरीज को भी अलाउ किया था कि आप जाकर के क्रिश्चियनिटी का धर्म प्रचार प्रसार करिए। ठीक, तो क्रिश्चियनिटी जो लोग हैं, जो क्रिश्चियंस जो हैं, वो किसको जाके कन्वर्ट करेगा, किसके बीच में जाके अपना बताएगा कि यीशु मसीह में ऐसा ताकत है, ऐसा है, ये है, वो है। तो वैसे लोगों को जो कि अपने बाकी सिस्टम से है सो थोड़ा खींचा हुआ है, समझ में गया। अब जैसे देखो कि यहाँ पे जो मनी लेंडर्स हैं या फिर जो भी लोग रहेंगे, ये कहीं ना कहीं उन्हीं के कास्ट के रहेंगे, है ना, तो उनके अगेंस्ट जो है सो और अपना एक प्रोपेगेंडा लेकर के बैठ जाएगा। तो जो ट्राइबल जो अपना कल्चर है, जैसे कि वो बेसिकली माउंटेन्स का पूजा करते हैं, नेचर का पूजा करते हैं, ट्रीज का पूजा करते हैं, या फिर उनका एक अपना गॉड होता है उसका पूजा करते हैं, उससे भी इनको है सो भटका करके और क्रिश्चियनिटी के उस पर लेकर के आएगा, है ना। तो इसमें भी क्या होगा कि इसके वजह से भी उनके अंदर जो है उनको ऐसा लगे कि ये हमारे कल्चर के ऊपर है सो हमला किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर रहेगा जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका जो गुस्सा रहेगा वो फूटेगा। प्लस दूसरा नेक्स्ट रीजन है ना, नो एक्सेस टू जस्टिस। नो एक्सेस टू जस्टिस, नो एक्सेस टू जस्टिस का मतलब कि सपोज कोई ट्राइब कोई व्यक्ति है, मनी लेंडर से उसके कर्ज में है सो वो डूबा हुआ है ना, उसको है सो पैसा नहीं दिया टाइम पे, तो उसके साथ मारपिटाई किया गया। अब वो जाएगा पुलिस थाना कचहरी करने, वहां से भी उसको मारकर भगा दिया जाएगा, है ना, कि भागो यहाँ से। तो उसको लगे कि भाई एक तो मेरे साथ इतना गलत हो रहा है, कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रहा है, तो ऐसे में करे तो क्या करे, है ना। तो ऐसे में क्या होगा कि एक लीडर है सो हर एक ट्राइबल ग्रुप का आएगा। लीडर क्या बोलेगा कि लीडर का काम क्या होता है कि उसका जो कम्युनिटी है उसके अंदर जो ऊर्जा है उसको चैनलाइज कर देता है कुछ ऐसे पॉइंट्स बोल कर, है ना। तो जैसे कि सिद्धू कन हो, जो कि संथाल ट्राइबल मूवमेंट में हुआ, चांद भैरव भी साथ में थे, है ना। फिर अगर मुंडा विद्रोह देखो तो बिरसा मुंडा, है ना। तो ये लोग क्या करेंगे, अपने आप को कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट कर देंगे ना कि मुझे सपने में जो है ये, जैसे कि उनके देवता को बोंगा ये सब बोला जाता है ना, तो वो सपने में आए और उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि आप जो है अपने ट्राइबल ग्रुप्स के लिए, है ना, उसके वेलफेयर के लिए आप कुछ काम करिए, अपने लोगों को ऑर्गेनाइज करिए और एक नया जो है रूल एस्टेब्लिश करिए। तो ऐसा करके जब वो अपने कम्युनिटी को बताएगा तो गुस्सा तो था ही पूरा सिस्टम को लेकर के, सब जो है सो उग्र हो जाएगा और जिसको जो जैसा मेथड लगेगा, है ना, बेसिकली जो ट्रेडिशनल इनके पास जो भी जैसे कि, है ना, एरो बो, है ना, ये सब हो गया, उससे लेकर के सो लड़ाई करेगा। तो मेन जो ट्राइबल रिवॉल्ट जितना भी हुआ है उनके पीछे यही सब रीजन आपको देखने को मिलेगा, समझ में गया। लेकिन हाँ, उसका नेचर कई बार डिफरेंट हो जाएगा, लोकेशन चेंज हो जाएगा, लीडर्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन मोर ओवर अगर सबका बेसिक स्ट्रक्चर देखोगे तो सेम रहेगा जितने भी ट्राइबल रिवॉल्ट। तो दीज आर द मेन रीजंस ऑफ ट्राइबल रिवॉल्ट। बीपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी में जैसे कि पूछ लेगा कि पीटी में भी पूछता है ट्राइबल रिवॉल्ट्स के ऊपर सवाल कि कौन सा मूवमेंट कब हुआ, उसके मेन लीडर्स कौन थे, है ना। पीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में तो सीधा सीधा सवाल पूछता है कि डिस्कस द रीजंस फॉर द संथाल मूवमेंट, डिस्कस द रीजंस फॉर द मुंडा रिवेलियन और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, है ना। कई बार सीधा एक सवाल ऐसा पूछा कि जो भी मेजर ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं उसका रीजंस क्या थे, तो इन्हीं सब पॉइंट्स पे है डिस्कस करना पड़ेगा। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ट्राइबल रिवोल्ट्स का कॉन्सिक्वेंस, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, फिर संथाल पना का एक अलग जो है स्थापना किया गया, है ना। तो संथाल रिवेलियन सबका जो है, अब देखो संथाल जो रिवोल्ट है वो बेसिकली 1857 रिवोल्ट के जस्ट एक साल पहले हुआ था, 55-56 में हुआ था। तो संथाल रिवोल्ट जो है कहीं ना कहीं आपके 1857 रिवोल्ट को भी प्रेरित किया था कि जो संथाली लोग जिस तरीके से लड़ाई किए, है ना, और जिस तरीके से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को झुकाए हो, तो वो भी एक ट्रिगर पॉइंट था लोगों में साहस भरने के लिए कि हम लोग भी अपने चीजों को लेकर के है, खास करके जो अपने छोटा नागपुर रीजन का जो हिस्सा है उसको, वहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस प्रोवाइड किया था। और 1857 रिवोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है
है ना। यूपीएससी में भी पूछता है सवाल, बीपीएससी में पूछता है सवाल, पीटी में, मेंस में, सब में आता है। 1857 रिवोल्ट में बिहार से देखो तो सबसे मेन प्रोमिनेंट लीडर कौन? बाबू कुंवर सिंह। कहाँ से थे? जगदीशपुर आरा से थे बाबू कुंवर सिंह। हालांकि अगर 1857 रिवोल्ट्स की बात करो तो कुछ लोगों का मानना है कि ये जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, बट हाँ, वीर सावरकर का स्टेटमेंट है कि जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वो 1857 रिवोल्ट है, बट ऐसा नहीं है, है ना। इसके पीछे बहुत सारे, हालांकि अगर तुम देखोगे उस समय इंडिया का जो कॉन्सेप्ट था जिसमें, है ना, जैसे कि आफ्टर द नेशनलिज्म जो बेसिकली 1885 कांग्रेस के बाद जो स्टार्ट हुआ फेज, जिसमें नेशनलिज्म पूरे पैन इंडिया पे जो है स्टार्ट हुआ, वो उस समय मिसिंग था, है ना। उस समय अभी भी जो लोग हैं अपने रीजनल ग्रीवांसेस को लेकर के है सो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ लड़ रहे थे। खास करके कुछ लोग जमींदार थे जिनका जो है सो जमींदारी चला गया, कुंवर सिंह का जमींदारी चला गया था, है ना, तो इसकी वजह से उग्र थे, है ना। दूसरा, अगर अपने सेंट्रल इंडिया की बात करो तो जिस तरीके से इनका पॉलिसी था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का पॉलिसी, है ना, तो उसमें क्या था कि कोई व्यक्ति अगर मान लो उसका अगर कोई नेचुरल हेयर नहीं है, अपना बच्चा नहीं है, एडॉप्टेड बच्चा है, तो उसका सारा जो है राज जो है सो ब्रिटिश में चला जाएगा, है ना। तो उन सब चीजों को लेकर के जो है मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था वहां। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान रखना, है ना। बाकी नेक्स्ट जो ये ललकार बैच करेगा उसमें इंडियन ज्योग्राफी का सवाल हम लोग स्टार्ट करेंगे। सुबह में देखते हैं एनसीईआरटी को ही फॉलो करके आगे बढ़ेंगे, है ना। इंडियन ज्योग्राफी का जो एनसीईआरटी है उसी को फॉलो करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या है। बाकी कुछ कुछ क्लासेस जैसे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में कुछ मैप बेस्ड जो क्लासेस है ना वो कुछ करवा देंगे एग्जाम से पहले, है ना, कि जैसे कि मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना, कॉन्टिनेंट वाइज वो करवा देंगे। जैसे अभी इंडिया का रिवर सब हम लोग कंप्लीट किए पूरा मैप में, उस तरीके से वर्ल्ड का रिवर कॉन्टिनेंट वाइज कि अफ्रीका में मेन रिवर्स कौन है, मतलब कि जो मेजर एग्जाम पॉइंट ऑफ जो रिवर्स हैं उसको मैप वाइज एक बार देख लेंगे हम लोग, है ना। तो वो आगे किसी क्लास में करवा देंगे। हाँ, क्लास रहेगा मंडे को, सुबह में रहेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, है ना। इसको अटेंड करते हैं आप।